जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नई क्लास में। इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 में जो भी छात्र एवं छात्राएं एग्जाम देने वाले हैं और आपका भी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में मॉडल पेपर का टॉप 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका आंसर करेंगे। और दोस्तों बहुत सारे प्रश्न है जो आपके परीक्षा में यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 35 प्रश्न का सही सही जवाब बतलाना है। ठीक है, तो चलिए अभी कितना प्रश्न सही होता है हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 4, 7, 14, 8। तो मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या प्यारे दोस्तों 7 होती है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। बताइए प्यारे दोस्तों, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की संख्या होती है 4, 6, 8, 9। तो पिंड केंद्रित परमाणुओं की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेट, यानी बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेट BCC में आपको बतलाना है। तो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 होता है। कितना होता है? घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की संख्या 8 होती है। विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है 3, 1, 4, 14। बताइए तो कितनी होती है दोस्तों? इसकी संख्या 3 होती है। कितना होता है? 3 होता है। द नंबर ऑफ ब्रेवेस क्या है आपका? लेटिसेस इन क्यूबिक क्रिस्टल इज, यानी कि इसमें आपको बतलाना है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। जरूर याद रखिएगा दोस्तों, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या कितनी होती है? 8, 4, 6, 12। तो दोस्तों इसकी संख्या जो होती है 8 होती है। याद रहेगा ना? जरूर याद रखिएगा, 8 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? K2SO4, NaCl, यूरिया, ग्लूकोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा K2SO4। क्या हो जाएगा दोस्तों? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है? गुणधर्म का उदाहरण नहीं है। घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक उन्नयन, ताप। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक का उन्नयन। ये अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, चलिए दोस्तों क्या है आपका अगला क्वेश्चन, अगर 18 ग्राम ग्लूकोज, जिसका ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोललता बताइए। चलिए दोस्तों, तो इस प्रश्न को कैसे बनाइएगा हम आपको सिखा देते हैं, और परीक्षा में आएगा ना तो दोस्तों इसी तरह बनाना है। अभी हम जैसे सिखाएंगे, देखिए कह रहा है विलयन की मोललता ज्ञात करना है। तो भैया आप लोग ना मोललता बराबर सूत्र याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा मोललता बराबर सूत्र होता है, मोललता बराबर मोल बट्टा आयतन, मोल बट्टा द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, मोल बट्टा विलायक का द्रव्यमान। और वो भी द्रव्यमान जो बताना है ना वो केजी में बताना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको सिखाते हैं। कह रहा है अगर 18 ग्राम ग्लूकोज है, 18 ग्राम ग्लूकोज है और इस किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित है, यानी कि विलायक का द्रव्यमान 1000 है, यानी 1000 आपको द्रव्यमान दिया गया है। वो ग्राम में है तो 1 केजी हम लिख सकते हैं। तो विलयन की मोललता ज्ञात करें, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा मोल। ठीक है ना, तब ना ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले हम पता करते हैं मोल। तो मोल बराबर भी भैया सूत्र होता है, याद रखिएगा,
सूत्र होता है मोल बराबर दोस्तों होता है भार बट्टे अनुभार। क्या होता है? भार बट्टे अनुभार। आप देखिए दोस्तों, अगर ये चीज आपको नहीं आएगा तब कोई नहीं सिखाएगा। तो अनुभार आपको ज्ञात करने के लिए आना चाहिए। जैसे है, अगर 18 ग्राम ग्लूकोज है ना, तो 18 ग्राम है ना, तो भार है आपका 18, ठीक है। अनुभार के कर ग्लूकोज का, अनुभार आप के कर लिखिएगा, अनुभार लिखिएगा ये ग्लूकोज के, तो कहिएगा हमरा ग्लूकोज के भार अनुभार तो पते न है। देखिए ग्लूकोज के सूत्र होता है C6H12O6, एकर भार होता है 100, अनुभार होता है 180। तो 180 आपको याद रखना होगा, नहीं याद है तभी सिखा भी देते हैं। तो अनुभार के जगह हम 180 रख देंगे, तो 18 कम 18, 18 दाएं के 110, यानी कि भैया आपका 110 अंश, सॉरी 1/10 आ गया आपका मोल। तो इस हम मोल के जगह बताइए 1/10 हम 10 लिख दे। कहिएगा जी सर जी। द्रव्यमान, कहिएगा द्रव्यमान 1000 ग्राम है, लेकिन हमें केजी में बताना है। तो बताइए 1000 ग्राम बराबर कितना केजी? कहिएगा 1 केजी, तो हम 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक बाद सॉल्व कर लीजिए। तो बाहर बाहर का गुना, सॉरी भाई, बाहर बाहर का गुना अंदर अंदर का गुना होगा कि नहीं। इसके बाद सॉल्व कीजिए, तो 1/10 और नीचा में है 1, एक पीछे हम नीचा में 1 लिख सकते हैं। तो बाहर बाहर का गुना अंदर अंदर का गुना, तो 1 एकम 1 का 10 एकम 10। अब 1 से भाग दीजिए 10 में, कितना होगा? 0.1। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट एक कर ले लीजिए। अब हम एक आंसर मार देते हैं ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। अब दोस्तों जैसे हम यहाँ पर इसका अनुभार लिखें कितना, ग्लूकोज का 180, तो ये कैसे आपको आएगा? तो आप देखिए अभी सिखा देते हैं, आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। जैसे सी है ना, कार्बन, कार्बन का भार कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है कार्बन का? कहिएगा 6, परमाणु संख्या होता है 6, तो 6 दूनी 12, तो 12 लिख देना है। एक साथ में क्या परमाणु जुड़ल है 6, तो 6 से गुना कर दीजिए। और केमिस्ट्री में एक बीच में नहीं कुछ रहता है तो जोड़, केमिस्ट्री में जोड़ लिखना है, ऐसा नहीं कि एक बीच में कुछ नहीं है तो गुना, ऐसे नहीं, केमिस्ट्री में जोड़। हाइड्रोजन का अनुभार होता है 1, परमाणु संख्या भी 1, द्रव्यमान संख्या भी 1, तो द्रव्यमान लिखना है। क्या परमाणु है 12, तो 12 से गुना कर देना है, जोड़ लगा देना है। फिर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, द्रव्यमान होता है 16, तो 8 हो गया द्रव्यमान 16, अनुभार, द्रव्यमान को अनुभार बोलते हैं, तो 16 गुण है क्या का परमाणु है 6 से गुना कर देते, 12 6 72 हो गया, 12 कम 12 हो गया, 16 5 80, 16 6 96 हो गया, और सभ्य को जोड़ दीजिए तो आपको 180 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको आ गया ये 180 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो अनुभार इसी तरह से निकालते हैं। ठीक है, सूत्र याद रखिए, आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बताइए 8 नंबर क्वेश्चन, 1 फैराडे बराबर होता है। दोस्तों 1 फैराडे जो होता है ना, वो 96,500 कूलम्ब होता है। 96,500 कूलम्ब, वो भी समथिंग में होता है, यानी कि लगभग में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है जलीय घोल में एक अणु जो इस प्रकार से कंपाउंड है, यानी ये अणु है, के द्वारा कितने आयन प्राप्त होते हैं? बताइए दोस्तों, ये इसमें ये जो अणु है, इस अणु को हम जल या घोल में डालेंगे तो कितने आयन प्राप्त होंगे? दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें 5 प्राप्त होंगे। कितना होंगे दोस्तों? 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, इसका बताइएगा 10 नंबर, 0.1 नॉर्मलता CH3COOH, इसका नाम क्या है? मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम? मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम है क्या? मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी मिथाइल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। घोल का तुल्यांकी चालक तो 25 डिग्री सेल्सियस है, पर 80 एवं अनंत तनुता पर, जो कि इस तरह से इक्विवेलेंट इन्वर्स में है। और इस मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड का विखंडन का अंश आपसे पूछा है। दोस्तों आपको कुछ नहीं याद रखना है, डायरेक्ट आपको 0.2 रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपको बताना है दोस्तों
कॉपर जिंक सिल्वर आयरन के मानक अवकरण विभवों का कर्म का मान बताइए। दोस्तों ये हो जाएगा सबसे पहले सिल्वर, क्या होगा सिल्वर, ओकर बाद कॉपर, ओकर बाद लोहा, ओकर बाद जिंक। एकर मतलब अवकरण पूछा है ना, एकर मतलब ये जैसे ये इस कैसे समझाएं आपको, जैसे चांदी है ना ये सबसे कम क्रियाशील है, यानी कि आपको सबसे कम क्रियाशील तत्व को पहले लिखना है तो वही मानक अवकरण हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे सबसे कम क्रियाशील है आपका सिल्वर, ऐसे सबसे कम क्रियाशील होता है सोना जिसका सूत्र संकेत होता है Au। ठीक है, सबसे कम क्रियाशील है। देखते हैं आप सोना जो पहनता है जल्दी खराब नहीं होता है, नहीं होता है तब तो अब देखिए सबसे कम क्रियाशील है Ag, ओकर बाद है आपका कॉपर, ओकर बाद है लोहा, ओकर बाद है जिंक। ठीक है, तो एक ट्रिक होता है ये, अब ट्रिक होता है अवकरण विभव का जो आपको पता होगा। क्या होगा होता है दोस्तों, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो डिटेल में हम उतना नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है, तो बताइए लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है ना, तो ये आपका द्वितीयक सेल होता है। चलिए अब देखिए ये जो प्रश्न है आप देखिए पढ़िए, और इसका मानक विभव आपको दिया गया है, तो उनकी अपचयन शक्ति का कर्म कौन होगा, पहले ए होगा कि बी होगा, पहले सी होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले होगा आपका ए बड़ा होगा बी से, फिर बड़ा होगा बी सी से बड़ा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई सामान्य होती है, तो दोस्तों उसका नाम है आपका शून्य कोटि। क्या नाम है आपका, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की यूनिट क्या होती है, समान होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है इसके लिए वेग स्थिरांक की यूनिट आपको बताना है। तो दोस्तों होता है समय इनवर्स। क्या होता है, समय इनवर्स होता है, समय के पावर में -1 जरा इनवर्स बोलते हैं स्टाइल से। ठीक है, अगला देखिए अभिक्रिया ए गोज टू बी, ठीक है ना, गोज टू बी के लिए अभिक्रिया के वेग का निरूपण निम्नलिखित में से कौन होगा। अब बताइए दोस्तों इसका क्या होगा निरूपण। दोस्तों इसे हम निरूपित करेंगे -d/a अपॉन dt के रूप में। ठीक है, dA/dt में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, ये माइनस को नहीं भूलिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, अभिक्रिया के रेट को प्रभावित करता है, ताप दाब सांद्रण इनमें से सभी। दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आई होप सभी स्टूडेंट सही जवाब दिए होंगे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन है एंजाइम है एक, यानी कि एंजाइम इज एड। एंजाइम क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन इनमें से सभी। दोस्तों एंजाइम जो होता है आपका ये क्या होता है, एंजाइम आपका एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है दोस्तों, एक प्रोटीन है। याद रखिएगा, कहिएगा जी भैया जी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, विलयन अवक्षेप सोल वाष्प। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कौन करता है दोस्तों, टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है, ये सोल प्रदर्शित करता है। कौन करता है, सोल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों टिंडल प्रभाव क्या होता है तो आप जानते होंगे। देखिए टिंडल प्रभाव जो होता है, जो कोलाइड जो होता है, कोलाइड और निलंबन के कणों में जो कोलाइड कण होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों याद रखिएगा, हम बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, जो कोलाइड जो होता है, कोलाइड कण होता है और एक निलंबन कण होता है। तो कोलाइड और निलंबन के कणों से
जब प्रकाश टकराता है, जब इससे क्या होता है दोस्तों, इसके कण से प्रकाश टकराता है तो वह इधर उधर बिखर जाता है। यानी कि बिखर जाना मतलब कि प्रकाश की होता है, परिकिरणन हो जाता है, जिसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोलाइड कण जो होता है इसका आकार क्या होता है। इसका आकार दोस्तों 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर होता है कोलाइड कण का आकार। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों जैसे निलंबन है, तो निलंबन जो होता है ना, इसका आकार आपका होता है 10⁻⁵ मीटर से बड़ा होता है। इसलिए हम लोग दोस्तों इसे नंगी आंखों से निलंबन को देख सकते हैं, लेकिन यह जो छन्ना पत्र जो होता है, यानी कि जो फिल्टर पेपर होता है, इसको पार नहीं कर पाता ये निलंबन, इसलिए यह आपका अस्थायी होता है। जैसे वायु में धुआं, ये क्या है, निलंबन का उदाहरण है। जैसे वायु में धुआं, ये क्या है, वायु में धुआं को हम देख लेते हैं, लेकिन वो छन्ना पेपर को पार करता है, नहीं पार कर पाता है। इसका आकार क्या होता है, 10⁻⁵ मीटर से बड़ा होता है। और जैसे कि बात करें तो दोस्तों जैसे नदी का गंदा जल आप देख पाते हैं ना, जैसे सिरप हो गया, ये भी आपका निलंबन है। ठीक है दोस्तों, निलंबन है। अब जैसे कोलाइड के बारे में ही आप बता, जैसे कोलाइड जिसे बोले कि 10⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻⁷ मीटर तक एक कण का आकार होता है। तो इसलिए देखो इसका आकार -9 है ना, इसलिए अगर अपना नंगी आंखों से मतलब खुली आंखों से इसके कण को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, एकरा हम देखे खातिर माइक्रोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, तब हम देख पाएंगे। ठीक है, और ये छन्ना पत्र को पार कर जाते हैं। ठीक है, छन्ना पेपर को पार कर जाते हैं, यानी जो फिल्टर पेपर होता है, जब उस पर कोलाइड आप डालिएगा घोल तो वो छन्ना पेपर को पार कर देगा। ठीक है, यह अस्थायी होता है। जैसे आपका हुआ ब्लड, जैसे खून हुआ ना आपका ब्लड, तो ब्लड आपका कोलाइड का उदाहरण है। जैसे सियाही आप जानते हैं, सियाही हो गया, इंक जो बोलते हैं इंक वो, और दूध जो हुआ, दूध भी कोलाइड का ही उदाहरण है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट लगा इसलिए यहाँ पर हम रुक गए थोड़ा। ठीक है, अब वीडियो छोड़ के मत भागिएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर देखिए, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, दूध जो है ना, ये पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों, पायस का। दोस्तों आप कहिएगा पायस क्या होता है, जिसे हम लोग इमुलिजन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी हम सब हिंदी मीडियम वाले हैं, हम हिंदी मीडियम से हैं दोस्तों। तो देखिए पायस होता है क्या, यह एक विशेष प्रकार का कोलाइड होता है। तो कोलाइड अभी हम आपको बताएं, एक आकार 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷। आप बताइए कोलाइड है तो ये नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम बताएं एक कण का आकार 10⁻⁹ से 10⁻⁷ होता है। तो ये जो पायस जो होता है एक विशेष प्रकार का क्या है, कोलाइड है। इसमें एक कण दूसरे कण से परिक्षेपित हो जाता है, यानी पहला जो कण है, जैसे कण दूसरा कण से क्या होता है, हम देख नहीं सकते नंगी आंखों से, परिक्षेपित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कोलाइड ये पायस का, लेकिन इसमें घुलता नहीं है। यानी कि जैसे आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखिएगा तो दोनों मिल जाएगा, लेकिन दोनों घुलेगा नहीं। जैसे आपका दूध हुआ, कैसे क्या हुआ, दूध हुआ आप बोले तो। और जैसे पायस का उदाहरण आपका बोले तो पेंट जो है, ये भी आपका पायस का उदाहरण है। जैसे आप बोले तो साबुन का घोल, और क्या बोले दोस्तों, साबुन जो होता है, साबुन का आपका घोल भी हो जाएगा, ये पायस का उदाहरण। याद रखिएगा, बहुत दूध आता है और पेंट साबुन, ये भी हम बता दिए हैं, ताकि परीक्षा में आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, 21 नंबर देखिए दोस्तों, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितना ऊर्जा उत्सर्जित होती है, वही ऊष्मा उत्सर्जित होती है। भौतिक अधिशोषण में दोस्तों आप लोग सभी दोस्तों लोग याद रखिएगा कितना ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो कहिएगा ये होता है 20 से 40 केजी मोल इनवर्स बोलिए, यानी -1 को ही इनवर्स बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड है एक अच्छा क्या है, अधिशोषक है, अवशोषक है, रंगनाशक है या अवकारक है। दोस्तों
इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर है बी, ये अवशोषक है। क्या है? ऑब्जॉर्बेंट है, यानी फॉस्फोरक पेंटाऑक्साइड जो होता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये क्या है? एक अच्छा अवशोषक का काम करता है, तो याद रखिएगा। ठीक है। अगला है हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में। अब जैसे हेमाटाइट लोहा का अयस्क है, ठीक है, तो पहले लोहा बनने से अयस्क का संधारण करते हैं, तो हेमाटाइट लोहा से प्राप्त करने में है दोस्तों, हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में करता है? हेमाटाइट से हमें लोहा प्राप्त करना है, तो उसमें हम लोग चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? द्रवक के रूप में करते हैं, या धातुमल के रूप में करते हैं, या अवकारक के रूप में करते हैं, या फिर ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं? तो कहिएगा इसमें हम द्रवक के रूप में करते हैं, फ्लक्स के रूप में, जिसे फ्लक्स कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो देखिए, तो हेमेटाइट में जब हम फ्लक्स मिलाते हैं, ठीक है, तब हमें क्या प्राप्त होता है? यानी चूना जल, जो चूना जल पत्थर है, ये फ्लक्स का काम करता है। हमें लोहा प्राप्त करना है, तो हेमेटाइट में हम क्या करते हैं? चूना पत्थर दे देते हैं, यानी ये फ्लक्स का काम करते हैं, तो हमें लोहा प्राप्त होता है। तो आप पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर देखिए, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? अब इनमें से कौन सा धातु है जो कि साइनाइड विधि के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं? तो उस धातु का नाम है सिल्वर। क्या नाम है दोस्तों? सिल्वर। सिल्वर का संकेत होता है एजी। एजी जरा सुनिए ना, तो एजी आपका हो जाएगा सिल्वर का संकेत। तो दोस्तों, साइनाइड विधि के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं किस धातु को? तो कहिएगा सिल्वर को हम लोग प्राप्त करते हैं। अगला है, गलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? देखिए, गलेना जो है ये पीबी का अयस्क है, ठीक है ना। गलेना का होता है पीबी एस, ये सल्फाइड हो गया, अयस्क हो गया। तो ये आपका किस धातु का अयस्क है? पीबी का अयस्क है। गलेना किसका अयस्क है? पीबी। पीबी बोले तो पीबी को कहते हैं हम लोग सीसा। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीसा बोलते हैं। पीबी को क्या बोलते हैं? तो सीसा बोलते हैं, याद रखिएगा। सल्फाइड अयस्क का संधारण किया जाता है। अभी दोस्तों, जो भी सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क का सल्फाइड जकरा में एस लगल रहेगा, जैसे पीबीएस, एस है ना, तो ये सल्फाइड अयस्क है। तो इसका संधारण किया जाता है किस विधि के द्वारा हम लोग करते हैं? कहिएगा भैया जी हम फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा करते हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अभी आपको याद रखना है दोस्तों ये चीजें, ठीक है, परीक्षा तक याद रखना है, उसके बाद भूल जाइएगा। ठीक है। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? देखिए, क्लोरीन जो है अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? जैसे क्लोरीन आपका क्या है? Cl, Cl2 है, गैस है तो अकेला नहीं रहेगा Cl2। ये क्लोरीन अमोनिया की अभिक्रिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब अभिक्रिया करेगा क्लोरीन, अब अमोनिया से मिलन होगा, अब मिलन होगा तो क्या बनेगा दोस्तों बताइए? तो मिलन होगा तो दोस्तों बनेगा आपका N2 और HCl। कहिएगा कैसे बन गया? तो देखिए दोस्तों, Cl पर चार्ज होता है माइनस, होता है ना, बताइए, कहिएगा जी। तो देखिए N2 जो है, यहाँ से आपका N निकल जाएगा, अब प्लस यहाँ से HCl यहाँ निकल जाएगा, HCl हो जाएगा। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन इस तरह से रहेगा, नाइट्रोजन और HCl बनाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी विकल्प नंबर बोले तो आपका डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक HCl। ये तो दो ऑप्शन है दोस्तों, ये तो दो ऑप्शन है, देखिए, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन देल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मार दीजिए। ठीक है, गलती मिसप्रिंट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? निम्न में से किस में पी पाए बंध डी पाए बंध पाया जाता है? किस में? तो दोस्तों ये SO किस में पाया जाता है? SO3 2- में। याद रहेगा कि नहीं? कहिएगा जी सर जी, हम याद रखेंगे, याद जरूर रखिएगा, SO3 2- में। अगला देखिए, वर्ग 16 के तत्व को कहा जाता है। वर्ग जो 16 तत्व, वर्ग 16 जो है जिसमें जैग तत्व है, वो हम तत्व के की कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों चालकोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालकोजन। और वर्ग 16 को बोलते हैं हम लोग हैलोजन। अब वर्ग
ग्रुप डी को हम लोग कहते हैं वर्ग, जो ग्रुप डी है, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 में आता है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना ही। अगला देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व का नाम बताइए। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व का नाम बताइए। संक्रमण श्रेणी बताइए, नियोन है, सॉरी निकेल है, या क्रोमियम है, या आयरन है, या फिर एमएन यानी कि मैग्नीज है। दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा मैग्नीज। याद रहेगा ना, तो जरूर याद रखिएगा आप लोग, क्या होगा, मैग्नीज आपका होगा। प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम लोग 30 प्रश्न ही रहने देते हैं। वीडियो आपका 24 मिनट का हो चुका है, तो इतना ही रहने देते हैं। तो 31 नंबर से हम लोग नए क्लास में मिलेंगे, पार्ट 2 वीडियो में इसका। तो आप लोग इस पार्ट 2 का इंतजार कीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।